Hello students, here is atomic structure chapter number 2 plus 1. The concept is wave nature of electromagnetic radiations. Newton ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट रेडिएशंस दी थी. पार्टिकल नेचर न्यूटन ने दी थी, बट उस पार्टिकल नेचर से लाइट के जो फिनोमिनन थे, लाइक यू कैन से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये इस तरह के फिनोमिनन जो थे वही एक्सप्लेन हो सके. लेकिन कुछ एक फिनोमिनन है जैसे इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन. ये फिनोमिनन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सके. तो इन जो बाकी फिनोमिनन जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा के फिनोमिनन थे, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हाइजीन ने वेव थ्योरी दी थी. वेव थ्योरी जो पार्टिकल नेचर थी दैट इज गिवन बाय न्यूटन, और जो वेव थ्योरी थी दैट वाज गिवन बाय हाइजीन. लेकिन हाइजीन ने तो वो दी, लेकिन मैक्सवेल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी. सो मैक्सवेल has stated that certain radiations like X-rays, gamma rays and heat etc. ये जो heat etc. होती है, they emit radiation, they emit energy in the form of radiations, और उसको हम नाम देते हैं रेडिएंट एनर्जी. दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. और एक बात और कि ये जो एनर्जी एमिट हुई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ये कंटिन्यूअसली हुई. दैट इज कंटिन्यूअसली एमिट हुई, जिसको रेडिएंट एनर्जी नाम दिया गया मैक्सवेल के द्वारा. दिस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. अब जो रेडिएशंस की एनर्जी एमिट की, तो ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस होती हैं, इनको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, और इस तरह की रेडिएशंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ये जो रेडिएशंस थी, ये मैक्सवेल ने ही बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. सो यू कैन से द रेडिएशंस या waves which are associated with the electric and magnetic field acting perpendicular to each other are called electromagnetic radiations, are called EM radiations, electromagnetic radiations. इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, EM रेडिएशंस बोलते हैं. अब ये जो EM रेडिएशंस होती हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? EM रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रेडिएशंस? सो characteristics of EM radiations. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस EM रेडिएशंस की होती है? तो ये EM रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक है. पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि बोला कि
EM रेडिएशन होती हैं, दे एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ they emit energy in the form of radiations continuously. They emit energy in the form of radiations continuously. पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है कि these are associated with electric and magnetic field. These are associated with the electric and magnetic field acting perpendicular to each other. एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है कि दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितनी वेलोसिटी लाइट की होती है उसी वेलोसिटी से ये ट्रेवल करती हैं। सो दिस ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये ट्रेवल करती है, जितनी वेलोसिटी लाइट की होती है उसी वेलोसिटी से ये ट्रेवल करती है। चौथी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मतलब इनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप चलती हैं। दे डू नॉट require any medium for their propagation। इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीजें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में होती हैं कि रेडिएशंस एनर्जी एमिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनके पास होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट के उसके बराबर इनकी वेलोसिटी होती है। इनको मीडियम की किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद आता है कि दीज रेडिएशंस आर एसोसिएटेड विद, ये जो ये रेडिएशंस होती हैं इनमें कुछ यू कैन से फिनोमिनन होते हैं, या कुछ टर्म्स इसमें हम यूज करते हैं। रेडिएशंस में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, वो उसको भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जब वो चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक रेडिएशन है, ये दिस रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स। इसमें हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज होती हैं। वो कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज होंगी उनको हम देखेंगे यहां पे कि ये कौन कौन सी होती है। ये जो पहले पता होना चाहिए कि जब कोई रेडिएशन ऐसे वेव ऐसे ट्रेवल करती है, सो दिस ट्रेवल इन दी फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में रेडिएशन चलती है। हिंदी में हम इसको श्रृंग और गर्त भी बोलते हैं। श्रृंग और गर्त, ये श्रृंग होता है, नीचे वाला गर्त होता है। तो इस फॉर्म में चलती है। तो इस रेडिएशंस में ये जो ये रेडिएशन है इनमें क्या क्या इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कौन कौन सी आती है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है, पहली आती है, हम बोल सकते हैं पहली वेवलेंथ। वेवलेंथ को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। उल्टी वाई की तरह ये होता है लैम्ब्डा, इसे डिनोट करते हैं वेवलेंथ। जैसे नाम है वेवलेंथ, वेव की लंबाई, वेव की
लंबाई। तो वेव की लंबाई कितनी हुई, एक वेव कितनी हुई, जैसे मान लो ये हम लेते हैं, तो यहां से ये पूरा चलना इसने, ये पूरा ट्रफ भी पूरा चलेगा, और ये यहां तक जो हुई ये एक वेव की लेंथ हुई। दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ, इसको वेव लेंथ बोलते हैं। या यहां से लेके यहां तक ये वेव लेंथ है, दिस इज वेव लेंथ। तो क्या होती है वेव लेंथ? सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। सो कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, लगातार कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये हुई वेवलेंथ जो डिस्टेंस की होता है। अब देखिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम लिखते किसमें है, इसके यूनिट क्या होंगे? डिस्टेंस को हम लिखते हैं या तो मीटर में, सेंटीमीटर में, लेकिन यहां पर हम मीटर सेंटीमीटर यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत छोटी होती है, ये वेव की लेंथ होती है बहुत कम होती है, इसलिए इसके जो यूनिट होते हैं मीटर सेंटीमीटर में भी यू कैन राइट, बट इसके जो यूनिट होते हैं जैसे एंगस्ट्रॉम हो गया, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। नैनोमीटर यू कैन से 10⁻⁹ मीटर होता है। पिकोमीटर जो ज्यादातर यूनिट यूज होते हैं, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर हो गया। तो इस तरह से हम यूनिट्स इसके लिख सकते हैं कि ये एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, इस तरह से यूनिट्स हम लिख सकते हैं। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये यूनिट्स ऐसे पढ़े हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होगी। अब दूसरी जो इस वेव में कैरेक्टरिस्टिक आती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दूसरा हमारे पास आया एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए जब ये वेव ऐसे चल रही है तो ये इसकी हाइट है, दिस इज हाइट, इस क्रेस्ट की हाइट है, और ये इसकी डेप्थ है, ये भी हाइट ही लेकिन नीचे का तो डेप्थ इसको बोलेंगे, ये इसकी डेप्थ है। तो ये जो हाइट या डेप्थ होती है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यू कैन से द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये भी वैसा ही है जैसे वेवलेंथ इज ऑल्सो डिस्टेंस, तो इसके यूनिट भी वही है जो वेवलेंथ के यूनिट होते हैं वैसे इसके यूनिट भी होंगे, बिकॉज ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, ऊपर से नीचे तक या इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, ये भी एक डिस्टेंस है, तो इसके यूनिट भी वही होंगे जो वेवलेंथ के यूनिट हमने लिखे हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम ए से लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यूनिट इसके वही है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब तीसरी बात आती है फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी को लिखते कैसे हैं। फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं ऐसे छोटी सी ये ऐसे वी की तरह, इस तरह से लिखते हैं। इट इज कॉल्ड न्यू, न्यू से फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। ये इसका डिनोशन है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, न्यू से डिनोट करना फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो फ्रीक्वेंसी होती है कि एक गिवन पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होगी। एक हमारे पास गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है वो काउंट करनी है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो यू कैन से the number of waves pass through a given point in 1 second is called frequency.
इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। तो बोला कि इसके यूनिट क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी के यूनिट होंगे साइकिल पर सेकंड। पर सेकंड ऐसे लिख दो या सेकंड इनवर्स कर दो, -1 लगा दो तो ये ऑब्लिक हटा देना है, साइकिल पर सेकंड। और ये जो साइकिल पर सेकंड होता है इट इज कॉल्ड हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज ने अपने उससे ये नाम दिया था, साइंटिस्ट का नाम है, उसने हर्ट्ज, हर्ट्ज इसको बोलते हैं HERTZ, हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज ने नाम दिया था, अपना सिंबल दिया था इसके लिए HZ, साइकिल पर सेकंड के लिए, साइकिल पर सेकंड के लिए हर्ट्ज दिया था। तो हर्ट्ज से हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, आगे चलकर हम हर्ट्ज ही इसको पढ़ते हैं कि हर्ट्ज जब लिखी हो तो इसका मतलब वो किसका यूनिट हुआ, फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद आती है नंबर 4, दैट इज यू कैन से वेलोसिटी। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को आइदर हम v से लिखते हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c, c से हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को लिखते हैं। तो ये भी वेलोसिटी है, दिस इज आल्सो वेलोसिटी, v से लिख दो या c से जो होती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो वेलोसिटी होती है यू कैन से, जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो वैसे यहां पर हम बोलेंगे कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है वेव ने, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां पर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव in 1 second is called velocity। और वेलोसिटी को हम, वेलोसिटी के लिए जो यूनिट लिखते हैं, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, SI यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी को हम लिखते हैं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट c से हम लिखते हैं कि c होती है मीटर पर सेकंड। और आपको पता है कि c की जो वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, वो पीछे भी हमने लिखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब नेक्स्ट वेलोसिटी के बाद जो पांचवी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है, इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक, वेव की कैरेक्टरिस्टिक जो आती है उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार से करते हैं। और ये जो न्यू बार होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। या हम बोलते हैं कि जो यू कैन से द नंबर ऑफ वेवलेंथ accommodated in 1 centimeter in the direction of propagation of light, light या propagation of wave, that is called wave number. So you can say the number of wavelengths, accommodated in a 1 centimeter length in the direction of propagation, इसको बोलते हैं वेव नंबर। या सिंपली वी कैन से वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की यूनिट जैसे हमने पीछे लिखे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर, तो उसका इन्वर्स कर दो, उसको वो इसके यूनिट हो जाएंगे वेव नंबर के, न्यू बार्स इसको लिखते हैं। सो दीज आर दी सम टर्म्स यूज्ड इन दिस यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस, जो ये रेडिएशंस चलती हैं इसमें ये टर्म्स आती हैं जो हमने ये 5 की 5 लिखी। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है फॉर यू कैन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम उसको बहुत सारा यूज करते हैं। वो रिलेशन होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ frequency and wavelength, product of frequency and wavelength. So what is c? C is the velocity of light, velocity of light. ये constant value है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये constant value है। अब मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कलर से आता है कि ये डिफरेंट कलर्स के हिसाब से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी अरेंजमेंट वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इंक्रीजिंग अगर फ्रीक्वेंसी बोले तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ होगी, अगर इंक्रीजिंग वेवलेंथ बोले तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो वी कैन से कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या होता है। यू कैन से द अरेंजमेंट ऑफ different radiations in order of increasing wavelength or decreasing frequency, increasing wavelength or decreasing frequency is called electromagnetic spectrum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि जब हमने अरेंज करना है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। अभी मैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे लिखूंगा और उनको याद करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि हमें ऐसे याद नहीं रहता कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। हमारे पास अगर रेडिएशंस दे दी डिफरेंट रेडिएशंस, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी कम है, तो उसको याद रखने का एक तरीका होता है। उस तरीके से हम इसको याद भी रखेंगे, वो भी बताता हूं मैं। कि पहले हम लिख लेते हैं कि डिफरेंट जो रेडिएशंस होती हैं वो यहां से लिखना शुरू करते हैं। कॉस्मिक, इनको हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से लिखेंगे। इस साइड को इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इस साइड को वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। और जो नीचे जैसे लिखता हूं मैं यहां पे कि ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो पहले कॉस्मिक रेज, फिर देखिए उस साइड को इंक्रीज करेगी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो कॉस्मिक रेज के बाद आती है गामा रेज, गामा रेज के बाद आती है एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट के बाद आती है विजिबल रेडिएशंस। विजिबल के बाद आती है, यहां से लिख दिया मैंने, विजिबल के बाद आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड के बाद आती है माइक्रोवेव्स,
माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद लास्ट में आती हैं रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इन डिफरेंट रेडिएशंस का और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसको याद रखने का तरीका है हमारे पास कि इसको याद कैसे रखेंगे। हम याद रखते हैं कि कागा फॉर एक्स यूवी, एक्स यूवी कार का नाम है, वो कागा फॉर एक्स यूवी आई एम रेडी, कागा, कागा फॉर एक्स यूवी आई एम रेडी, आई एम रेडी। यहां से देखिए याद रखने का बढ़िया तरीका है, कागा कॉस्मिक रेज, गामा रेज, फॉर बीच में ऐसे ही है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड एम, माइक्रोवेव्स, रेडी आर, रेडियो वेव्स। तो कागा फॉर एक्स यूवी आई एम रेडी, एक्स यूवी के लिए मैं तैयार हूं, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, कागा फॉर एक्स यूवी आई एम रेडी। और ये एक तरीका हो गया। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कई बार एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वेवलेंथ, तो 3-4 दे देंगे, उसमें अगर ऐसे हमें याद नहीं रहता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे याद रखना कि कौन सा पहले आएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस। वैल्यूज हमें इनकी को खास याद रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जो विजिबल रीजन है, विजिबल, विजिबल जो आता है, विजिबल, ये इसमें आपको पता है कि ये 7 में डिवाइड होता है, 7 में विब गयोर जिसको हम बोलते हैं, विब गयोर, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विब गयोर, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसकी जो रेंज होती है वो एक्चुअली डिफरेंट उससे लिखी होती है, लेकिन लगभग इसकी जो रेंज होती है यहां से वेवलेंथ से, वो 3.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, 7 मीटर यहां से शुरू हुआ ये, और लास्ट में यहां तक इसकी जो होती है वो होती है 7.6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। इतनी इसकी रेंज होती है, मतलब -7, छोटी क्लासों में हम 4000 से 7000 भी बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग में, आर्मस्ट्रॉन्ग में 4000 से 7000 या 400 से 700 तक, इस तक 700 तक, ठीक है, वैसे भी बोलते हैं, वो नैनोमीटर में होता है, दैट इज इन नैनोमीटर। तो वो छोटी क्लासों में आते हैं। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से 7.6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर तक, ठीक है। तो दिस इज द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में इतनी आती है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने ये थोड़ा डिस्कस किया।